जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात छात्रों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि एलपीयू के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत छात्र के कमरे को सील कर दिया, तो वहीं मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं छात्रों का यह भी कहना है कि पिछले 10 दिन में यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की दूसरी घटना है। साथ ही छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन इस मौके में इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो दिल्ली सड़क के सीमापुरी में सड़क किनारे सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। 20 सितंबर से शुरू हो रहे महासभा के सत्र को जयशंकर 24 सितंबर को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय महासभा की बैठक में विदेश मंत्री ने 8 विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। साथ ही इंडोनेशिया और त्रिनिदाद तक के सुरक्षा, खाद्य और कृषि से लेकर अर्थव्यवस्था और विकास समेत कई मुद्दों पर बात की। पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 11 अक्टूबर को महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में इसकी जानकारी दी। बता दें कि पीएम मोदी का 30 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश का यह दूसरा दौरा होगा। लंबे समय से महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के लोकार्पण की अटकलें चल रही थीं। अब 11 अक्टूबर को पीएम लोकार्पण करने आ सकते हैं। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। ममता ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग में उनका हाथ नहीं, कुछ बीजेपी नेता साजिश कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 23 सितंबर को बिहार दौरे पर जाएंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 30 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। आईपीएस अधिकारियों ने आप सुप्रीमो पर गुजरात दौरे के दौरान पुलिस का मनोबल गिराने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इन आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही अधिकारियों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति को देश का मुखिया होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले 50 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने गुजरात पुलिस से केजरीवाल के व्यवहार को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। राजस्थान में लंपी वायरस के कारण हजारों गायों की जान जा चुकी है। वहीं इसी मुद्दे पर विपक्षी पार्टी भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। राजस्थान में लंपी वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। लंपी वायरस के कारण राज्य में हजारों गायों की जान जा चुकी है, जिसे लेकर जयपुर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बता दें कि देश के कई राज्यों में लंपी वायरस ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में गायों के शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। पूरे देश में इस वायरस से करीब 57,000 गायों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 14वां दिन है। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत केरल के कोच्चि से हुई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पास आने वाले हैं और इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी चुनावी रण में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। अक्टूबर में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले कई नाम सामने आ रखे हैं, जिन्हें नए अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम दावेदारों के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि कांग्रेस में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक इसके लिए नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हुआ तो 19 अक्टूबर को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मिल जाएगा।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी पीएलसी का भी बीजेपी में विलय कर दिया। अमरिंदर के साथ साथ उनके कई सहयोगी भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और किरण रिजिजू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं पार्टी ज्वाइन करने से पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही कांग्रेस से अलग हुए थे। इसके बाद उन्होंने 2022 के चुनाव के लिए पीएलसी पार्टी बनाई और फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ी जिम्मेदारी मिली। पार्टी ने राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया है। बता दें कि इससे पहले राघव चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद अब उन्हें गुजरात की भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में ब्लैकमेलिंग का एंगल सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लड़का लड़की पर दबाव बना रहा था और दूसरी लड़कियों के वीडियो भेजने की डिमांड करता था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तारी आरोपियों की सोमवार को खरड़ कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं मामले की जांच एसआईटी टीम को सौंप दी गई। आपको ये भी बता दें कि मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एमएमएस कांड के मुख्य आरोपी को शिमला के रोडू से और उसके दोस्त को ढली से गिरफ्तार किया। गरीबों को मुफ्त राशन देने की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने पर सरकार जल्द फैसला लेगी। मार्च 2020 में शुरू हुई इस योजना की अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है, जो कि 30 सितंबर तक वैध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में शामिल 80 करोड़ लाभार्थियों को हर माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जाता है और इससे कोरोना में लागू लॉकडाउन में मदद मिलेगी। तो यहीं एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें, पंजाब के फिरोजपुर से बिहार के धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेसवे ट्रेन के कपलिंग खुलने की वजह से ट्रेन 2 भागों में डिवाइड हो गई। हालांकि इस हादसे के दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक केस में गवाही देने आए हरियाणा के गैंगस्टर संदीप सेठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को राजस्थान के नागौर कोर्ट के बाहर अंजाम दिया गया। घटना के बाद बदमाश सेठी की डेड बॉडी भी साथ ले गए। वहीं पुलिस को गैंग वॉर की आशंका है। संदीप की सुनवाई के लिए नागौर कोर्ट लाया गया था। इसी दौरान कार सवार बदमाशों ने 9 राउंड फायरिंग की, जिससे संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। सभी शूटर ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आए थे। बदमाशों का पता लगाने के लिए पुलिस ने नागौर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। सोमवार को आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर रामपुर जिला प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की। इस दौरान दीवार तोड़ने पर निकली चोरी की किताबें और खुदाई के दौरान मिली सरकारी मशीनरी। इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में 100 सीटों वाले सिनेमा हॉल होंगे। नोएडा के सेक्टर 21 में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जलवायु विहार में नाली की सफाई के दौरान ये दीवार गिरी। उस समय वहां कुल 12 मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं नोएडा में दीवार गिरने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्राधिकरण के 2 ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की फसल को लेकर मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। भगवंत मान ने कहा कि वो खुद मंडियों में जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार 1 अक्टूबर से किसानों से धान खरीदेगी।
दिल्ली में पॉल्यूशन ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। लगातार दूसरे दिन वायु की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। इससे पहले सोमवार को भी दिल्ली में धुंध देखने को मिली। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी 418 पर पहुंच गया। दिल्ली में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह डेंगू के 52 नए मामले सामने आए। वहीं इस साल में अभी तक के कुल 396 मरीज मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एचएसजीएमसी अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत एचएसजीएमसी ही हरियाणा के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट करेगी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह दादुआल से मुलाकात की और सिख संगत को बधाई दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को रेवाड़ी पहुंचकर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। सभी को महिलाओं की बराबरी का सम्मान देने की बात कही। बता दें कि रेवाड़ी के सेक्टर 3 में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का भव्य आयोजन कराया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत के निजी होटल में कार्यकर्ताओं से मिलने उनके बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए जीत का मूल मंत्र दिया। वहीं मौजूद सरकार को घेरते हुए हुड्डा ने कहा, मानो प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। बीजेपी को आदमपुर उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से प्रत्याशी रहे करण सिंह रानौलिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। करण सिंह रानौलिया ने दीपेंद्र हुड्डा और उदयभान की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। खेल मंत्री संदीप सिंह पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 36वीं नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट बांटी है। उन्होंने कहा कि 36वीं नेशनल स्पोर्ट्स मीट में पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी पहुंचे। तो वहीं रोहतक के सरकारी कॉलेज में राज्य स्तरीय इंटर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ओलंपिक कुश्ती विजेता योगेश्वर दत्त ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रतियोगिता में उन्होंने खिलाड़ियों को स्टेरॉइड और नशे से दूर रहने की नसीहत दी। अंबाला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला अध्यक्ष दलबीर सिंह पुनिया की अध्यक्षता में जेजेपी की मीटिंग संपन्न हुई। बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी कुलदीप सिंह, मुल्तानी वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दिलबाग सिंह और प्रदेश महासचिव कुसुम शेरवाल विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं इस मीटिंग में राहुल सोनकर को अंबाला छावनी एससी सेल का प्रधान नियुक्त किया गया। करनाल में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए घरौंडा तहसीलदार के रीडर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी रिश्वतखोर ने इस बात का खुलासा किया कि उसने तहसीलदार निखिल सिंगला के कहने पर रिश्वत ली थी, जिसके बाद टीम ने आरोपी निखिल सिंगला को करनाल से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को कोर्ट में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी। सोनीपत नगर निगम में सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल टीम को खबर मिली थी कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं पहुंच रहे थे। इसके अलावा नगर निगम में अनियमितताओं की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग की टीम हरियाणा के कई नगर निगमों में छापेमारी कर रही है। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जाम लगा दिया है और स्कूल पर ताला लगाकर महम रोड पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में साइंस, इंग्लिश और मैथ के अध्यापक नहीं हैं, जिसको लेकर ये रोष देखने को मिला। साथ ही छात्राओं का यह भी आरोप है कि स्कूल में 1 सप्ताह के बाद पेपर हैं, तो ऐसे में कैसे तैयारी की जाए। इस बारे में कई बार शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकला। तो वहीं अम्बाला में पिछले कई दिनों से साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग ने एक व्यक्ति के खाते से लगातार 5 दिन 10,000 रुपए निकाल लिए थे और इस बात का जब पता चला तो युवक ने तुरंत बैंक जाकर अपना खाता फ्रीज करवा लिया और इसकी शिकायत दर्ज कर दी। हरियाणा के भिवानी में एक मामूली विवाद के चलते दोस्तों ने पीट कर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। घटना के तुरंत बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
हरियाणा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हाईवे पर जिन ढाबे मालिकों ने अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो फरीदाबाद में पिछले कई दिनों से गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं। पानी सप्लाई करने वाले एक युवक पर कुछ लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा के नूंह में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने ने लोगों की तकलीफें और बढ़ा दी है। बूचड़खाने में पशुओं के अवशेषों को रखा जाता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को गंदी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने अवैध रूप से चलाए जा रहे बूचड़खाने के खिलाफ नगर परिषद को कई बार शिकायत दी, लेकिन नगर परिषद सिर्फ आश्वासन दे रही है, कोई सुधार कार्य नहीं कर रही। हरियाणा के फरीदाबाद में ऑनलाइन प्रणाली के खिलाफ आढ़ती लगातार दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे और दूसरे दिन की हड़ताल में आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आढ़तियों ने मांग पूरी ना होने तक सरकार को हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दिलाई। रेवाड़ी में प्राइवेट बस और बाइक की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां पर पानी सप्लाई करने वाले युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। करनाल में रिश्वत कांड में गिरफ्तार तहसीलदार को विजिलेंस ने अदालत में पेश किया। अब अदालत ने तहसीलदार को हिरासत में भेज दिया है और साथ ही विजिलेंस इस पूरे मामले में कुछ भी बताने से बच रही है। पलवल में माता पिता की डांट से नाराज होकर भागे बच्चों को पुलिस ने गाजियाबाद से ढूंढकर परिजनों तक सुरक्षित पहुंचा दिया। पिछले दिन ये मामला दर्ज हुआ था, जब बच्चा अपने माता पिता से नाराज होकर घर से भाग गया था। सीएम जयराम ठाकुर मंगलवार को दिल्ली के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर पीएम मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर कहते नजर आए कि पीएम के नेतृत्व में हम ऐतिहासिक रैली करेंगे। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर हम कर्मचारियों के हित को लेकर काम करेंगे। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि 24 सितंबर को पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी का युवा मोर्चा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार पीएम युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। रैली में 1 लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य बीजेपी ने लिया है। वहीं सुरेश कश्यप ने आम चुनाव में मिशन रिपोर्ट का दावा भी किया है, रिपीट का दावा किया है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पार्टी पर अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गुलाम नबी आजाद और हिमाचल प्रदेश के एमएलए रामलाल ठाकुर के आंसुओं ने ये बात बता दी है कि कांग्रेस अपने नेताओं का कितना सम्मान करती है। मंडी में 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बैठक की। ये बैठक 24 सितंबर को होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए की गई। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि हिमाचल में अभी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना बाकी है। हिमाचल में नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे जो है राजन सुशांत को कांगड़ा जिले की फतेहपुर से और नगरोटा से उमाकांत टोगरा को, लाहौल स्पीति से सुदर्शन जस्पा को और सिरमौर जिले की पांवटा साहिब सीट से मनीष ठाकुर को टिकट दिया है। हिमाचल कांग्रेस ने सोनिया गांधी को नया पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। मेडिकल कॉलेज नाहन के वार्ड नंबर 2 में सीवरेज का पानी खुले में बहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के शिकायत देने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोगों को अब बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। नालागढ़ में कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। ऊना में अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने दबिश दी है। मिली जानकारी के अनुसार मोहाली से करीब 10 टीमें रेड के लिए रवाना हुई है। वहीं ईडी की रेड ने दिन भर जिले के खनन कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
मेक्सिको के मध्य प्रशांत तट पर 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया। देश की राजधानी में भूकंप आते ही अलार्म बज गया। हालांकि अभी इससे किसी भी बड़े नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप दक्षिण पूर्व में कोलिमा की ओर से मिचोआकन राज्य की सीमा के पास 15.1 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं पर शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.5 बताई गई थी। मुश्किलों में अपने दोस्तों का साथ देने वाले सलमान खान ने अब जैकलीन से दूरियां बना ली है। खबर है कि सलमान ने जैकलीन को सुकेश से दूर रहने की सलाह दी थी। तो वहीं साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी को अपनी अपकमिंग फिल्म गॉडफादर की रिलीज के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि फिल्म को अगले महीने 5 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरी क्रिसमस की बीटीएस तस्वीरें भी अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। इस फिल्म में कटरीना के साथ साउथ स्टार विजय सेतुपति की जोड़ी देखने को मिली। कंट्रोवर्शियल क्वीन बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग में रही। इस फिल्म में कंगना दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन कंगना खुद ही कर रही हैं। फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली रियलिटी शो अरोड़ा सिस्टर्स को होस्ट करती नजर आएंगी। इससे शो को उनके साथ उनकी बहन अमृता अरोड़ा भी होस्ट करती नजर आएंगी। तो वहीं इस शो में पहले सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड अरबाज खान और बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर नजर आएंगे। सामंथा ने अपनी अपकमिंग तमिल फिल्म खुशी की शूटिंग पोस्टपोन कर दी है। खबरों की माने तो सामंथा ने ये कदम खराब तबीयत के चलते उठाया है। वहीं एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी है। तो इमरान हाशमी ने इन दिनों जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जहां उन्होंने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग खत्म की। इस बीच उन पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पत्थरबाजी की गई। खबर यह भी है कि एक्टर फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद पहलगाम के बाजार में घूमने निकले थे। इस दौरान कुछ अनजान लोगों ने उन पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। बिग बी ने हाल ही में 12,000 स्क्वायर फीट तक फैला एक नया घर खरीदा है। इससे पहले भी 2021 में अमिताभ ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को हुआ, जिसमें बेहद खराब गेंदबाजी के कारण टीम को 4 विकेट से हार मिली। बता दें कि टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 208 का स्कोर बनाया, तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर आखिरी ओवर में 4 बॉल रहते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके साथ ही 3 मैच की सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है।